हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी की पहली रात जहां अंजलि फूलों से सजे कमरे में अपने पति अरुण का इंतजार कर रही थी, तो वहीं अरुण हॉल में बैठा खुद से बातें करते हुए कहता है, क्या करूं, बता दूं क्या अंजलि को? अब तो शादी भी हो गई है, छुपाना ठीक नहीं है। एक काम करता हूं, बता ही देता हूं, उसे हक है जानने का। इतना कहकर अरुण हिम्मत करके अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि अंजलि उसे देखकर शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। तभी अरुण कहता है, अंजलि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, सुनो ना। हाँ तो कहो ना, मैं सुन रही हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे कोई रोमांटिक सी शायरी सुनाने वाले हो, है ना? नहीं, इधर देखो पहले। तभी अंजलि उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, ऐसा भी क्या जरूरी बताना है आपको शादी की पहली रात? वो मुझे अपनी माँ के बारे में तुम्हें बताना है। माँ? यानी मेरी सासू माँ? पर जो है ही नहीं, उनके बारे में क्या बताना है तुम्हें? वो बात ये है ना कि मेरी माँ है, पापा के जाने के सदमे के कारण ना वो पागल खाने चली गई थी और अब तक ना वही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है क्या उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो अब ना पागल खाने से वापस आने वाली है। तो कुछ दिनों के बाद ना वो आ जाएंगी और फिर वो हमारे साथ ही रहेंगी। ये सुनकर अंजलि हैरानी के साथ बोल पड़ती है, क्या मेरी सास पागल खाने से आएगी? अरे लेकिन क्यों? माना तुमने सच नहीं बताया, लेकिन अब सच के साथ साथ ये क्या डराने वाली बात बता रहे हो? अरे वो तुम्हारी सास है, इसमें डरने वाली क्या बात है? सास है लेकिन पागल खाने में रहकर आई है, डरू नहीं तो क्या नाचूं? देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है उनकी कंडीशन में ना बहुत सुधार आया है। बहुत सुधार आया है? यानी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ना? तो फिर क्यों? अरे तुम फालतू में चिंता क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा, बस तुम ना उनके साथ प्यार से बर्ताव करना। इतना कहकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अंजलि को अपनी सास के पागल खाने से आने की बात सुनकर ही बेचैनी होने लगती है। समय बीतता है और एक हफ्ते बाद अरुण अपनी माँ पगली देवी को लेकर घर आता है। अंजलि अपनी पागल खाने से आई सास को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखती है। तभी पगली देवी कहती है, ऐसे घूर घूर का देख रही है? कभी सुंदर औरत ना देखी का? सुंदर? और आप? अब तो सच में लग रहा है कि ये पागल खाने से ही आई हैं। अंजलि, देख क्या रही हो? माँ का आशीर्वाद लो और फिर उनको उनका कमरा दिखा दो। मैं क्यों? अब तुम घर तक लाए ही हो तो कमरा भी तुम ही दिखा दो। बेटा, बहू तो ज्यादा ही नकचड़ी है रही है। और पगली देवी बोलते बोलते अचानक ही अपनी चप्पल उतारकर अंजलि की तरफ फेंकती है, तो अंजलि डरकर सोफे पर गिर पड़ती है और चप्पल सीधा जाकर टेबल पर रखे वास पर लगती है और वास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तो अचानक से अंजलि बोल पड़ती है, अरे पागल हो क्या? चप्पल क्यों फेंकी मेरी तरफ? पागल ना, पगली। पगली देवी नाम है मेरो। बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि नाम के जैसा ही काम कर रही हो। अच्छा हुआ मैं सोफे पर गिर गई, वरना तो इस फास की तरह जमीन पर पसरी होती और चप्पल का निशान मेरे गालों पर छपा होता। शांत हो जाओ अंजलि, माँ ने तुम्हें मारने के लिए चप्पल नहीं फेंकी थी, वो तो। ठीक है, अब तुम अपनी पागल माँ की वकालत मत करो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो पगली देवी अपने बेटे से कहती है, चप्पल तो मैंने वहाँ कॉकरोच को मारने खातिर उठाई है ती, मौका पतो कि जा हरकत के मारे बहू मोए पागल समझ लेगी। कोई बात नहीं माँ, बस ना आप उसे थोड़ा समय दो। चलिए मैं आपको ना आपका कमरा दिखाता हूँ। अंजलि अपनी सास के पागल खाने से घर आने पर बिल्कुल खुश नहीं थी। समय बीतता है, अंजलि अपनी सास से जितना हो सके उतना दूर रहना पसंद करती, तो वहीं उसकी सास उससे घुलने मिलने की कोशिश किया करती। एक रोज पगली देवी बगीचे में पानी के पाइप से ही पौधों को पानी दे रही थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन ललिता आती है, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण पगली देवी से पाइप संभलता नहीं है और पाइप का मुंह ललिता के तरफ हो जाता है और बेचारी ललिता पूरी तरह भीग जाती है। तभी पगली देवी अचानक ही पाइप नीचे गिरा देती है, तो ललिता कहती है, अरे पगली पगला गई है क्या? दिन दहाड़े सड़क पर नहला दिया तूने मुझे। इतना खाए भड़क रही है? मैंने जानबूझकर ना कियो, जे तो पाइप ही। हाय दैया, मैं तो पूरी भीग ही गई। बताओ। हाँ तो ठीक है, अब तू पाइप पकड़कर मोए भिगा दे, मोए बुरा न लगेगा, काहे कि मैं तो अब तक ना ही ना हूँ। इतना कहकर वो पानी का पाइप उठाकर ललिता के हाथों में देने लगती है। तभी वहाँ अंजलि आती है और ललिता की भीगी हालत देखकर दोनों को एक पाइप पकड़े हुए देखकर
वो जल्दी से वहाँ आती है और दोनों को दूर करते हुए कहती है, अरे आंटी, आप कहाँ इनसे बहस कर रही हैं? जानती हैं ना आप, ये पागल खाने से आई हैं, दूर रहिए इनसे। सही कह रही है बहू तू। तेरी ये पागल खाने से आई सास पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। देख तो कैसे मुझे भिगा दिया। अरे पर जे, कोई बात नहीं आंटी, आप इनकी पागलों वाली हरकत को दिल से मत लगाइए, ये ऐसा ही करती रहती हैं। आप जाइए, वैसे भी हवा बहुत चल रही है। हाँ जाती हूँ। आए दिया पगलेट कहीं की। ललिता उसे घूरती हुई वहाँ से चली जाती है। पगली देवी को अपनी बहू का उसके प्रति ये रवैया बहुत तकलीफ देता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। समय बीतता है और इसी तरह जब भी आस पड़ोस में या किसी अजनबी इंसान को पगली देवी से बात करने की कोशिश करता, तो अंजलि उसके सामने अपनी सास को पागल बताया करती। एक रोज गली में टहलते हुए पगली देवी की नजर सब्जी वाले पर जाती है, तो वो सब्जी लेने के लिए उस ठेले पर जाती है और एक मटर उठाकर छीलते हुए खाने लगती है। मटर क्या भाव दिए? 50 रुपए किलो अम्मा जी। अरे क्यों मोए पागल बना रहे हो? बाजार में तो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। देखिए, फालतू की बकवास ना कीजिए, लेना है तो बताइए, ना तो जाइए। कैसे बात कर रहे हो? निक तमीज भी ना है तेको। इतना कहकर वो ठेले पर पड़ा कद्दू उठाकर देखने लगती है। तभी सब्जी वाला उसके हाथ से वो कद्दू छीने लगता है, लेकिन पगली देवी कद्दू नहीं छोड़ती। तो सब्जी वाला कहता है, बुढ़िया सठिया गई है क्या? रख कद्दू को ठेले पर। इससे पहले कि पगली देवी कुछ कहती, आसपास से जा रहे लोग उसे घूरने लगते हैं और अंजलि भी वहाँ आती है, तो अपनी सास को जोर से खींचते हुए कहती है, बंद कीजिए अपनी ये पागलपंती। अरे भैया, क्यों आप इनसे झगड़ने लगे? अरे भाभी जी, ये आपकी माता जी है क्या? देखिए तो कैसे कद्दू उठाकर भाग रही थी। भाग रही थी? ना बहू जे। देखिए देखिए कैसे हमको घूर रही है, जैसे हम ही झूठ बोल रहे हो। जाने दीजिए भैया, वो मेरी सास पागल खाने से आई है ना, तो थोड़ी हरकतें ऐसी हैं इनकी। अरे राम राम, हम तो कहते हैं इन्हें वापस छोड़ाइए पागल खाने में, वरना पागल के साथ साथ ये चोरनी भी बन जाएंगी। सब्जी वाले की बात सुनकर गुस्से में पगली देवी फिर अपनी चप्पल उतारकर उसे मारने जा ही रही थी कि अंजलि उसे खींचकर घर ले आती है। शाम के समय जब अरुण घर आता है, तो पगली देवी उससे कहती है, बेटा, मोए तो पागल खाने छोड़ा। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? सही कह रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहकर भी पागल खाना मेरे पीछे ना छोड़ो। और रही सही कसर, जा मेरी बहू सबको जे बता के पूरी कर दे है कि जा की सास पागल खाने से आई हती। अरे अब तो आने जाने वाले लोगन भी पगलेट कहना शुरू कर दिए हैं मोए। पतो ना मोए की सदमे के कारण एक बार पागल खाने जाऊंगी तो आगे अपनी बहू भी मोए अपना नहीं पाएगी। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को एहसास होता है कि अपने दिमाग में अपनी सास को पागल समझने वाली बात वो इस कदर बैठा चुकी थी कि उसकी ठीक ठाक सास की हरकतों में भी उसे पागलपन नजर आया करता। तभी वो अपनी सास के पास आकर उससे माफी मांगती है और साथ ही अब उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगी, ये वादा करती है। महक एक बहुत ही सुंदर और सफाई पसंद लड़की थी। वो अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी खुशबूदार और साफ रखती थी। परिवार में उसके पिता केशव और माँ नीता थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने एक दोस्त नीरज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसका इंतजार करती है। करीब आधे घंटे के बाद नीरज वहाँ पसीने और बदबू की हालत में पहुँचता है। महक उसे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेती है। नीरज उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी यार, सॉरी, मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। तुम्हारी अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छी दूर रहो मुझसे। वो दरअसल बाहर बहुत ना गर्मी है और ट्रैफिक भी, कोई भी इंसान पसीने में पूरा नहा जाए। मैं तो फिर भी थोड़ा बच गया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम बच गए? इतनी गंदी बदबू आ रही है ना तुम में से, जैसे कोई चूहा मर गया हो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी सब ठीक हो जाएगा, यहाँ एसी लगा हुआ है, अभी झट से पसीना सब सूख जाएगा। हाँ बैठो यहाँ अकेले, जा रही हूँ मैं। और थैंक यू मेरा टाइम खराब करने के लिए। अरे सुनो ना, मेरे पास पॉकेट डियो है, अभी छिड़क लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। महक उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नीरज वहीं का वहीं उसे देखता ही रह जाता है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। महक अपने घर आ जाती है। समय बीतता जाता है। उसके माता पिता
उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं, जिसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ शीतल, जो कि एक बहुत ही बड़ी पदौड़ी होती है, उनके साथ उसे देखने उसके घर आता है। केशव और नीता उनका स्वागत करते हैं। आइए बहन जी, आइए। जी भाई साहब, और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया? जी बहन जी, सब बढ़िया। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। शीतल जैसे ही चाय पीती है तो उसके पेट में कुछ हलचल महसूस होती है और तभी उसका एक जोरदार बदबूदार पाद निकल जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शीतल बोलती है, जी क्या हुआ? आप सब इतना चौंक क्यों गए? और ये बदबू कैसी है? लगता है किसी को गैस बन गई है। जी मैं वही सोच रहा हूँ कि यह किसकी हरकत है। माँ, मैंने आपको समझाया था कि कम खाना, क्यों मेरे रिश्ते में बदबू फैला रही हो? माफ करना बेटा, क्या करूँ, बस चाय समोसे देखकर रुका नहीं गया, मन बहक सा गया मेरा। जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस अब लड़की को तो बुलाइए। जी अभी बुला कर लाती हूँ। नीता अपनी बेटी महक को बुलाकर ले आती है। राज उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और उसका दीवाना हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उनके परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का करते हैं। शीतल अपने बेटे का शगुन दे रही होती है कि तभी उसका एक और खतरनाक पाद छूट जाता है, जिसकी बदबू के कारण महक जोर से चिल्लाती है। छी! कौन है ये जिसने गटर का ढक्कन खोल के गैस छोड़ दिया? मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। महक, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे कोई नहीं बहन जी, हम लोग अपना काम करते हैं। लगता है घर में किसी नौकर का पेट खराब है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से महक और राज की शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और उसकी सास शीतल पाद मार मार कर पूरा घर महकाती रहती है। इसके चलते महक का जीना मुश्किल हो जाता है और वो सारा दिन पूरे घर में अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर ही छिड़कती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आखिर कौन है इस घर में जो इतने गंदे पाद मारता है? अरे तू चुप कर, घर में हम लोग भी हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे तो नहीं आ रही कोई बदबू। मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती ये बदबू। ज्यादा देर बदबू आए ना तो मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए बस, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी और मार मार के ना उसका मोर बना दूंगी। वक्त बीतता जाता है। अब महक पूरा दिन अपने फेस पर मास्क और हाथों में एयर फ्रेशनर रखने लगती है। इसी तरह एक दिन उसके घर में काम करने वाली बाई कांता गलती से उसके सामने पाद मार देती है। पाद की बदबू जैसे ही महक की नाक में जाती है, उसका पारा हाई हो जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा तो तू है वो जो इतने दिनों से मेरा घर महका रही थी अपनी बदबू से? बेशरम, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं नहीं दीदी, मेरा तो सिर्फ आज ही पाद निकला है और ज्यादा मत मारो दीदी, वरना कुछ और भी निकल जाएगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से, और अपनी ये दिवाली के बम है ना कहीं और जाके फोड़ना। पास ही खड़ी शीतल ये सब देखती रहती है पर अपनी सच्चाई बिल्कुल नहीं बताती। वक्त बीतता जाता है। अपने घर में नई काम वाली बाई रख लेती है, लेकिन तभी पाद की गंदी बदबू उसे परेशान करती रहती थी। एक दिन उसका पति राज शाम को खाना खाने के बाद कमरे में जाता है और एसिडिटी के कारण वो एक जोरदार पाद मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर महक आ जाती है, जो कि उसे पाद मारता हुआ देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो उठती है और कहती है, अच्छा तो आप है वो इंसान जिसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। बकवास बंद करो, मैंने आज पहली बार पाद मारा है। हाँ, अब तो झूठ बोलोगे ही। पाद मारने के बाद भी भला कोई कहता है कि मैंने मारा था? देखो तुम गलत समझ रही हो, जिसे तुम ढूंढ रही हो
और जो ये सब कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो तो कौन है, बताना जरा। मेरी माँ, तुम्हारी सास, वही है जो इस घर में न्यूक्लियर बम छोड़ रही है, समझी? हे भगवान, पदोड़े के साथ साथ कितने मतलबी इंसान हो तुम यार। मतलब सच्चाई पता चलने पर तुम अपने माँ पर नाम लगा रहे हो। अरे अगर यकीन नहीं आता तो माँ से जाके पूछ लो। चलो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राज और महक जैसे ही शीतल के पास जाते हैं, वो एक जोरदार तेज आवाज वाला पाद मार देती है, जिसे सुनकर उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी महक बोलती है, हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो मुझे इतनी गंदी बदबूदार पदोड़ी सांस मिली है। माँ जी, आपने ये बात मुझसे आखिर क्यों छुपाई? आपको पता भी है मैं इसके लिए कितना परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है इस बदबू ने मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरा खुद के खाने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसके चलते मेरे पेट में अक्सर गैस बन जाती है और फिर लीक हो जाती है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, अब मैं आपकी मदद करूँगी आपकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तभी महक का एक जोरदार पाद निकल जाता है। तीनों के तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। कुछ दिन डॉक्टर से इलाज और व्यायाम के बाद शीतल के पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है और महक अपने पति राज और सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पदोड़ी सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी सास इसी तरीके से उसे पाद मारकर परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।